हिंदी की मनोरंजक, बेजोड़ और अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी वंदे पुत्रम। तो शुरू करें कहानी। वंदे मातरम मालूम भी था और जहन में भी यही था। घर में बचपन से अम्मा को सबके लिए जीते देखा था तो लगता एक यही रिश्ता है जो निशर्त और निशर्त सिर्फ आपकी सेवा करता है। आप रोते हैं तो रोती है, आप हंसते हैं तो मुस्कुरा देती हैं। बाबूजी कहते थे, बाप को गोली मार दो और गया में पिंडदान कर दो तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जो माँ अपने पेट में 9 महीने पाल आपको रक्त, मज्जा और हड्डी देती है, उससे आप कभी उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। अम्मा की छोटी मोटी चालाकियों को भी उनकी मजबूरी समझ नज़रअंदाज कर देती, लेकिन फिर लगता क्या उनके भी 2 रूप हैं। अपने मुसलमान दोस्तों को भी देखती तो वो भी लगभग ऐसी ही सोच रखते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। न केवल पेट में, थोड़े समय तक हम माँ का दूध पीकर ही बड़े होते हैं। मेरी शादी में तो विदाई पर अम्मा बेहोशी हो गई थी। अम्मा ने बरसों से बुने अपने सपने मेरी गठरी में बांध दिए थे, मानो उनके अरमान ही खत्म हो गए हों। ऐसा ही और कहिए इससे ज़्यादा वो अपने बेटे यानी भाई से रखती थी। भाई को खांसी भी आए तो दर्द अम्मा की छाती में होता था। सचमुच मेरी अम्मा पूजनीय थी। शादी हुई तो माँ मिली, जिनकी चिकनी चिकनी बिबाई, हाथ चिकने और साफ सुथरी कॉटन की प्रेस हुई साड़ी, पूरे घर पर उनका कमांड। अम्मा से बिल्कुल विपरीत। मुझे एक नई दुनिया के दर्शन हुए। बच्चे ही माँ माँ करते हुए आगे पीछे घूमते। पूरे घर की चाबी, पैसों की अलमारी, सब पर माँ का एक छत्र राज्य था। पूरे समय मुझे कम दहेज का उलाहना देती रहीं, लेकिन मजाल है कि किसी ने आवाज़ उठाई हो। बल्कि सो कॉल्ड प्रबुद्ध IIM में फैकल्टी पति, जो मेरे सहकर्मी भी थे, ने उल्टे मुझे ही समझाया, अरे मुझे कोई भी कम से कम 20 लाख दहेज तो दे ही देता, वो तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। किसी का भी इतना नुकसान हो तो बट नेचुरल, वो चिल्लाएगा ही। शुक्र मानो तुम्हें बाल खींचकर घर से बाहर नहीं निकाला। हमारे गांव में तो सास बहू को मारती भी है और बहू चुप रहती है। मैंने अपने डार्लिंग का ये नया रूप देखा। शादी में पति की इकलौती बहन आई थी, वो भी माँ की सेवा में लगी रहती। जब माँ बाबूजी सोते तो बेचारी ननद अपने 4 महीने की बेटी को पेड़ के नीचे बगीचे में सुलाने जाती। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता कि माँ सोने जा रही हैं। पहले माँ बाबूजी खाना खाते और जो बच जाता वो हम सब। मुझे लगा मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, पर यहाँ तो सबने हथियार डाले हुए थे। शादी के बाद देवर को लगा कि भाभी को पास के ढाबे में ले जाकर वहाँ की फेमस दाबेली खिलाना चाहिए, जो उन दिनों 10 रुपये में आती थी। पति और देवर दोनों की जेब खाली थी। सारे पैसे माँ के पास रहते थे। माँ से मिन्नतें की गई, जो ठुकरा दी गई। बड़े मुश्किल से दूसरे दिन उन्होंने फेंक कर 30 रुपये दिए। गाड़ी तो ससुर की कंपनी की थी ही। शान से बैठकर उस ढाबे में गए। वहाँ जाकर दोनों भाई ऐसे खा रहे थे मानो 56 भोग खा रहे हों। मुझे चाय की तलब लगी, पर दोनों भाइयों या कहिए हम तीनों की जेब खाली थी। एक बार भी माँ के पैसे देने में ना नुकुर करने की शिकायत नहीं की, बल्कि 30 रुपये देने के लिए आभारी थे। घर पर कोई भी मिठाई आती, पहले माँ उन्हें गिनती, फिर एक एक सबको देती। बीच बीच में उनके बेटे ही निकाल कर खा जाते तो दोबारा फिर गिनकर पूछती कि किसने खाया। नौकर चाकर तो डरे रहते और उनसे दूर ही दूर रहते। ऐसी अनेक घटनाएं मुझे मजबूर करती कि मैं पति और देवर को कहूँ, वंदे पुत्रम। एक दिन ससुर जी को बड़ा जोश आ गया कि नई बहू को जो पैसे शादी में बतौर कैश गिफ्ट में मिले थे, से एक गहना दिलाया जाए। माँ तो गुस्से में फनफना रही थी और बार बार मेरे घर वालों को दहेज न देने का ताना दिए जा रही थी। दोनों वंदे पुत्रम चुपचाप बुद्ध बने माँ का ड्रामा देख रहे थे। अचानक ससुर जी और मेरे पति की मर्दानगी जाग उठी और दोनों माँ पर चिल्लाने लगे। माँ डर गईं और मार्केट जाने के लिए मान गईं। वहाँ जाकर तो माँ ने जो कहर मचाया वो तो सबकी सोच से परे था। कहने के बजाय एक साड़ी की दुकान में घुस गईं। मरते क्या ना करते, हम लोग भी उसी दुकान में जा पहुँचे।
वहाँ पतिदेव ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी साड़ी पसंद की और दुकानदार से पैक कर बिल देने के लिए कहा। सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन पैसे तो माँ के पर्स में थे। जैसे ही पति ने पैकेट और बिल हाथ में लिया तो माँ वहाँ नज़र नहीं आई। यहाँ वहाँ ढूंढा तो पाया माँ तो पर्स लेकर बाहर खड़ी हैं। माँ को साड़ी पसंद नहीं आई, इससे वो बाहर चली आईं। तीनों पुरुषों को इसकी आदत थी, इसीलिए उन्हें सब नॉर्मल ही लगा। मेरा तो गुस्सा खौल रहा था। चुपचाप इसलिए रही क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा भी जो न था। खैर, किसी तरह वहाँ 15 दिन बिताए और फिर हम बेंगलोर के लिए निकल पड़े। इसी बीच ऐसी कई घटनाएं हुईं जो बार बार मुझे पुत्र देवो भव कहने पर मजबूर कर रही थी। हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, सिवाय इसके कि साल में 1 महीने के लिए माँ ज़रूर आती और कभी मेरी चप्पल जैसी लाल चप्पल तो कभी मेरे कंगन जैसे कंगन की डिमांड, और बेटा सब कुछ छोड़कर बड़ी शिद्दत से अपनी माँ की फरमाइशें पूरी करने में लग जाता। एक बार तो हद ही हो गई। मेरी चप्पल लाल रंग की थी और उस दुकान में ठीक वैसी चप्पल जामुनी रंग में थी। मुझे लगा चप्पल का कंपटीशन था, रंग का नहीं। मैं ले आई। माँ ने चप्पल फेंक दी कि उन्हें लाल ही चप्पल चाहिए। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने पति से कहा, हद है तुम्हारे माँ के शौक की, इस उम्र में भी लाल चाहिए, मेरी ले लें। पति ने आओ देखा न ताओ मेरे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं तो जैसे पागल हो गई और अहम की चोट मजबूर कर रही थी कि इस आदमी को छोड़ना ही बेहतर है। पति ने माफ़ी मांगी और दोस्तों ने सुलह करवाई, पर माँ टस से मस नहीं हुई, बल्कि अपने बेटे के मुझ पर हाथ उठाने को मर्दानगी की संज्ञा दी। हमारी 1 हफ्ते की मूक लड़ाई ने उन्हें बड़ा बल दिया। मैं हर बार अवाक हो जाती कि इस बेटे का माँ के लिए इतना प्यार कैसे है, जबकि माँ में ऐसी चीज़ कोई भी ना थी जिसके लिए बेटे दीवाने हों। फिर मेरा बेटा हुआ, पर यहाँ समीकरण ठीक उल्टे थे। मैं बचपन से ही अपने बेटे की दीवानी थी, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि किचन में भी काम करते वक्त वो मेरी पीठ पर बंधा रहता। पति चिढ़ाते कि तुम तो बस वंदे पुत्रम करती रहो, बेटा क्या आया, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई। रात को बेटा मेरी छाती पर चढ़कर सोता, कई बार तो सांस भी रुक सी जाती, लेकिन मजाल है कि मैंने खुद से शिकायत की हो। बेटा सारी सब्जियां डलवाकर मुझसे वेजिटेबल पुलाव बनवाता, फिर मैं सारी सब्जियां चुनकर बाहर निकालती। मैं और बेटा शाम को रोज़ पास के मैदान में खेलने जाते। मैं बॉलिंग करती और बेटा बैटिंग। मैं सिर्फ इधर से उधर दौड़कर बॉल उठाकर बेटे को देती। एक अजब सा रिश्ता था जो कभी मुझे खुद से भी शिकायत नहीं करने देता था। शायद सभी माएँ इसी तरह होती हैं। एक बार तो हद ही हो गई, जिसका पता आज तक पतिदेव को नहीं है। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इंडिया वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट मैच होने वाला था और दोनों टीम एक दिन प्रैक्टिस और दूसरे दिन मैच के लिए आने वाली थीं। बेटे ने जिद पकड़ ली कि कैप्टन सौरभ गांगुली से हाथ मिलाना है। बस फिर क्या था, मेरा दिमाग लग गया कि कैसे इसे अंजाम दिया जाए। उन दिनों सेल फोन भी नहीं थे। खुद स्कूटर से इधर उधर चक्कर लगाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी क्योंकि सारी टिकट बिक चुकी थी। मैच के एक दिन पहले मैं टीम आने के पहले बेटे को लेकर स्टेडियम पहुंच गई। वहाँ 2 व्हीलर पार्किंग स्टैंड के मालिक के पास पहुंच उससे मिन्नतें की कि बेटे को क्रिकेट टीम से मिला दिया जाए। मेरी बेचैनी और पुत्र प्रेम देख उसे भी दया आई और उसने एक महिला कांस्टेबल से मिन्नतें की कि वो मेरे बेटे को अपने साथ अंदर ले जाए और अपना छोटा भाई बताकर उसे वहाँ सौरभ गांगुली के दर्शन करा दे। उस कांस्टेबल को मुझ पर रहम आ गया। शायद वो भी किसी की माँ थी और अपना बिलखता बच्चा घर छोड़कर आई थी। बस फ़र्क इतना था कि मेरे दिमाग की तरह उसके दिमाग ने छलांग नहीं लगाई थी कि ये भी किया जा सकता था। उसके बाद कांस्टेबल और बेटा अंदर, गेट पर बड़ा सा ताला, सुरक्षा बलों और पुलिस का पहरा। बेटा अंदर स्टेडियम में और मैं बाहर 2 व्हीलर स्टैंड के मालिक के साथ एक टूटी चेयर में बैठी बेटे के इंतज़ार में। विशाल स्टेडियम के इतने सारे गेट, लगभग भूल भुलैया की तरह। डर सा लगने लगा, अगर बेटा गुम गया तो। ये तो मालूम था कि जब सौरभ गांगुली को पहचानता है तो माँ बाप का नाम तो मालूम ही है। उन दोनों सेल फोन भी नहीं था, इससे पतिदेव को भी मालूम नहीं था कि हम कहाँ हैं। ये एक तसल्ली थी। बेटे के अंदर जाने के घंटे भर बाद खिलाड़ियों की बस आई और बंदूकधारियों के साथ सारे अंदर चले गए।
चूंकि मैं दरवाजे के पास ही थी, इससे सारे खिलाड़ियों की एक झलक मुझे भी मिल गई। इसके बाद तो मेरी जो धड़कनें तेज हुईं कि अगर मेरा बेटा ना आया, किडनैप हो गया तो क्या करूँगी। 4 घंटे बाद खिलाड़ी बाहर निकले और उसके बाद पूरी सुरक्षा बलों और पुलिस की सेना। बेटे का तो दूर दूर तक पता नहीं था। मैं बदहवास कभी इस गेट तो कभी उस गेट की तरफ दौड़ रही थी। किस्मत से सिर्फ प्रैक्टिस मैच था, इससे लोगों की भीड़ भी नहीं थी। अचानक बेटू ने पीछे से आकर मेरी चुन्नी का कोना पकड़ लिया। मम्मा, मैंने सौरभ से हाथ मिलाया। उन्होंने मेरे गाल भी खींचे। मेरी सांस में सांस आई। बिना यहाँ वहाँ देखे मैंने बेटे की उंगली पकड़ी, ऑटो किया और सीधे घर। आज भी वो कांस्टेबल और वो साइकिल स्टैंड वाला मुझे याद करते होंगे कि एक थी माँ। ये वंदे पुत्रम का जज्बा समय के साथ बढ़ता गया और पति का माँ के प्रति लगाव बरकरार रहा। माँ बुढ़ापे के साथ और जटिल होती गईं। पति मुझे टोकते, ये जो तुम दिन भर बेटे के आगे पीछे डोलती रहती हो ना, छोड़ो ये सब और पति की भी वंदना करो। क्या सोच रही हो, ये रहेगा तुम्हारे साथ? अभी शादी तो होने दो। मैं सोचती, काश तुम भी ऐसे होते, शादी के बाद अपनी माँ से अपनी नाभि काट कर अलग कर पाते। बेटा बड़ा हो गया और उसके जीवन में उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई। जब भी बाहर जाता है मेरे टोकने पर कहता है, माइंड योर बिजनेस, स्टॉप पेरेंटिंग मी, आई एम ग्रोन अप। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, आपसे इसका कोई वास्ता नहीं, स्टॉप आस्किंग। थोड़ा पति पर ध्यान दें, दिन भर अपनी माँ से चिपके रहते हैं। वहाँ पति और उनकी विधवा माँ का बॉन्ड और बढ़ता जा रहा था। माँ कभी नए कंगन तो कभी नई चप्पल अपने बेटे के साथ खरीद रही हैं और मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड की नई नई फरमाइशें पूरी करने में व्यस्त है। पति वंदे पुत्रम यानी ऐसा भी बेटा होता है का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ मैं खाली हाथ वंदे पुत्रम यानी पुत्र की अंधभक्ति में लीन हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन बेहद मज़ेदार कहानी वंदे पुत्रम। उम्मीद है कि कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।